दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। आज से हम लोग फिजिक्स का टेस्ट लगाना शुरू कर रहे हैं और हर रोज आपको 15 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा और आशा करते हैं कि आप इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे और यही प्रदर्शन बताएगा कि आने वाले एग्जाम में आप साइंस से कितना नंबर उठा सकते हो। आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अगर आप 15 में से 12 से 15 सही करते हैं तो समझ लीजिएगा आपकी जो साइंस की तैयारी है बहुत एक्सीलेंट है। दूसरा, अगर आप 8 से 12 क्वेश्चन सही करते हैं 15 में तब भी आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अगर आप 5 से 8 के बीच में सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन आपको 8 से 12 के बीच में आना पड़ेगा क्योंकि आपको तभी अच्छे नंबर मिल सकते हैं पेपर में। तो पिछले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आज से हम लोग भौतिक विज्ञान या फिजिक्स से क्वेश्चन कवर करेंगे और 15-15 क्वेश्चन का टेस्ट रोज लगाएंगे। और अगर आप रोज टेस्ट लगाओगे तो आप, ये दावा है मेरा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। खासकर एनटीपीसी और एसएससी में ढेर सारे क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है डाइन। सोचिए, चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही है, कार्य का मात्रक जूल होता है। ध्यान समझिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। ये जो ऑप्शन बी है न्यूटन, ये बल का मात्रक है। न्यूटन ने दिया था बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को एफ से दिखाते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण मतलब ए, ये होता है बल का मात्रक न्यूटन। दूसरा जो आपको ऑप्शन सी दिया है वाट, ये शक्ति का मात्रक होता है। कितनी अश्वशक्ति हो, किसकी क्षमता कितनी है, या आप पढ़े होंगे। तीसरा जो ये चौथा जो आपका डाइन दिया है, ये डाइन भी बल का ही मात्रक है, लेकिन ये यमकेयस पद्धति में आप पद्धतियां पढ़े होंगे। एक पद्धति होती है यमकेयस पद्धति, एक होती है या फीएस पद्धति, एक होती है सीजीएस पद्धति, सी जी एस पद्धति। तो यमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस सेंटीग्रेड ग्राम सेकंड। तो ये जो सीजीएस पद्धति में है डाइन, इसको बल का ही मात्रक बोलते हैं। बस एमकेएस पद्धति में न्यूटन बोलते हैं, सीजीएस पद्धति में डाइन बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई किसकी इकाई है? मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है दूरी का, ऑप्शन बी है समय का, ऑप्शन सी है प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन डी है द्रव्यमान का। सोचिए, चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही है, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। दूरी मतलब दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष में। जैसे और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है ये जान लीजिए। किसी भी तारे से या फिर सूर्य से निकला प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करके जाता है उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर। इतना ज्यादा होता है। और यहाँ याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। आप सोचिए कि एक प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख। प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। और एक घंटे में 3600 सेकंड होता है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक साल में 365 दिन होते हैं। आप सोच लीजिए, प्रकाश 365 दिन में कितना दूर जाएगा। तो जितनी दूरी जाता है उसे ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है, देख लीजिए यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन बी है विद्युत आवेश का, ऑप्शन सी है विद्युत धारा का, ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र का। सोचिए, चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सही है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। मतलब विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। आप जो एमीटर घर में लगाते हो वो एम्पियर में ही विद्युत को मापता है। आपके यहाँ स्टेबलाइजर होता है, उसमें एमीटर लगा होता है, वो क्या करता है, बताता है कितने एम्पियर की पावर आपके घर में आ रही है।
बाकी प्रकाश की तीव्रता नहीं मापता। विद्युत आवेश तो कूलाम में मापा जाता है, आप जानते हो, और जो चुंबकीय क्षेत्र है इसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में मापा जाता है या फिर फ्लक्स में मापा जाता है, तो वो अलग है। आप यहाँ याद रखिएगा, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन सी सही था, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा जो समय का मात्रक नहीं है। पहला ऑप्शन है अधिवर्ष, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमास, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अधिवर्ष, चंद्रमास, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, देख लीजिए आंसर सी सही है। प्रकाश वर्ष, अभी हम पढ़े हैं, प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है और सूर्य के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष करते हैं। तो दूरी का मात्रक है, तो ये समय का मात्रक हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। और ऑप्शन जो अधिवर्ष है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, फरवरी वैसे 28 की होती है, लेकिन जब फरवरी 29 की होती है तो इसे अधिवर्ष बोलते हैं। चंद्रमास मतलब कि पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा जितने समय में लगाता है, लगभग 27-28 दिन लगाता है, 28 दिन में लगाता है, 27 दिन 8 घंटे में लगाता है, वही एक चंद्रमास बोला जाता है। इनमें से कोई नहीं, तो कोई ऑप्शन था, यहाँ ऑप्शन सी सही था, आप देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पारसिक किसकी इकाई है। पारसिक किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी है चुंबकीय बल की। सोचिए, एक मिनट, चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही है, दूरी की। पारसिक दूरी की इकाई है, पारसिक दूरी की इकाई है। और इसको ये दूरी की इकाई कैसे, ये देखिए। दरअसल आप अभी पढ़े हो कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसी तरह पारसिक प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी की इकाई है। लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष मिलकर एक पारसिक बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी इकाई अभी आप जो मापे थे वो प्रकाश वर्ष था, मतलब सूर्य के प्रकाश का एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष है, और 3.26 प्रकाश वर्ष मिलकर एक पारसिक बनते हैं। अतः पारसिक भी किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, ना कि समय की, ना तो प्रकाश की चमक की, और ना ही चुंबकीय बल की। ऑप्शन ए सही है, यहाँ देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शन ए है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन डी है दोनों का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सोचिए, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर बी सही है, ज्योति तीव्र। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स की इकाई है, मतलब ज्योति की फ्लक्स को, किसी ज्योति की जो फ्लक्स है उसके लाइट में, वो ल्यूमेन में मापा जाता है। और ये ज्योति तीव्रता में क्या होता है, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला, आप पढ़े होंगे। ज्योति तीव्रता मतलब किसी प्रकाश की जो ज्योति निकल रही है, जो किरण निकल रही है, उसमें कितनी तीव्रता है, ज्योति तीव्रता होता है। तो आप यहाँ याद रखिएगा, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स की इकाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देखिए, कह रहा है दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है। इन लोगों, जो चार ऑप्शंस हैं, पास्कल, डाइन, अर्ग, जूल, पास्कल, डाइन, अर्ग, जूल, इन चारों में से कौन सा ऐसा मात्रक है जो दाब का मात्रक है। सोचिए, चलिए आंसर देखते हैं। ए सही है, ऑप्शन ए सही है, पास्कल। दरअसल जो दाब होता है, दाब को हम पास्कल में नापते हैं, और ये मापने की क्रिया, दाब को मापने की क्रिया वैज्ञानिक पास्कल ने शुरू की थी। अतः उन्हीं के सम्मान में इसका नाम पास्कल रखा गया है। याद रखिएगा, दाब का मात्रक पास्कल है। डाइन तो आप पीछे देख चुके हैं, और जूल भी आप देख चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, यहाँ देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कैंडला किसका मात्रक है। कैंडला, ऑप्शन ए है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी है ज्योति प्रभाव का, ऑप्शन सी है ज्योति दाब का, ऑप्शन डी है ज्योति तीव्रता का। अगर आप पूरा कंठस्थ होकर, एकाग्र होकर पेपर ये हल कर रहे होंगे तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। फिर भी आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी सही है,
जो तीव्रता का, अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग 2 क्वेश्चन पीछे हम लोगों ने यही चर्चा किया था। अगर आप एकाग्र हो गए तो आपको आंसर वहीं से भी मिल जाता है। कभी कभी पेपर में एक ही क्वेश्चन के आंसर कई जगह मिल जाते हैं, मतलब उसका आंसर किसी क्वेश्चन में रहता है, बस हम एकाग्र नहीं होते इसलिए ढूंढ नहीं पाते। एकाग्रता से भी हम 1-2 क्वेश्चन पेपर से ही निकाल के हल कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने एकाग्र होकर पेपर हल कर रहे हो। यहाँ पर भी अगर आप एकाग्र होते तो आपको इसका आंसर तुरंत पता चल जाता। हालांकि यहाँ आंसर डी सही है। ये जो कैंडला है ये जो तीव्रता का मात्रक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति सेमी, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है पास्कल। सोचिए, चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सही है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का, यंग प्रत्यास्थता गुणांक एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेट वैल्यू है, इसको वैज्ञानिक यंग ने खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन अदिश राशि है। इनमें से कौन अदिश राशि है। ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है बलाघूर्ण, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी है सभी अदिश हैं, या फिर ऊर्जा या बलाघूर्ण। सोचिए, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर ए सही है। ऑप्शन ए सही है, ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। बाकी बलाघूर्ण, संवेग ये दोनों ही सदिश राशि हैं। सदिश वे होते हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होती है, वो सदिश होते हैं। जिनमें परिमाण की ही जरूरत होती है और दिशा की जरूरत नहीं होती है, वह अदिश राशि होती है। तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है इनमें से सदिश राशि कौन सी है। सदिश राशि इनमें से कौन सी है। वो ऊपर वाले क्वेश्चन में अदिश पूछा था, यहाँ सदिश पूछा गया है। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है समय, ऑप्शन डी है लंबाई। सोचिए, चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पर आंसर ए सही है। वेग एक सदिश राशि है। वेग में परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होते हैं, इसलिए वेग एक सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान, समय और लंबाई, इनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, अतः यह अदिश राशि हैं। आप सदिश अदिश जरूर ढूंढ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि सदिश अदिश से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी है बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन डी सी है न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी है संवेग संरक्षण। सोचिए, चलिए देखते हैं आंसर। ऑप्शन डी सही है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दरअसल न्यूटन का जो दूसरा नियम है, पहला नियम जड़त्व का है और दूसरा नियम संवेग का नियम है। और न्यूटन ने ये कहा था कि किसी भी वस्तु में, किसी भी पिंड में संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण A। मतलब किसी भी वस्तु में संवेग होने के लिए उसमें द्रव्यमान और वेग होना दोनों जरूरी है। आप सोचिए, अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई मच्छर उड़ रहा हो और उसमें द्रव्यमान, मच्छर का द्रव्यमान क्या है, नगण्य है, तो वो किसी चीज को टक्कर मारेगा तो क्या उस पर बल आरोपित होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें वेग भले 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो लेकिन उसमें द्रव्यमान नहीं है। दूसरी बात, कोई ट्रक एक जगह लोड होकर खड़ी हो और उसमें 10 टन का लोड हो, लेकिन वो ट्रक गतिमान नहीं है, तो क्या वो कोई बल लगाएगी? नहीं, क्योंकि वो एक जगह खड़ी है। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज बल तभी आरोपित कर सकता है जब उसमें द्रव्यमान के साथ साथ वेग भी हो। तो न्यूटन ने यही बताया था अपने दूसरे नियम में, उसी से तो बल का फार्मूला है, आप पढ़े होंगे कि बल का सूत्र न्यूटन के किस नियम से प्राप्त किया गया? न्यूटन के दूसरे नियम से। तो उन्होंने जो फार्मूला बनाया था वही संवेग के नियम पर ही बनाया था।
संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जो रॉकेट का सिद्धांत है संवेग संरक्षण के आधार पे काम करता है। तो ये जो ऑप्शन डी सही है, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही रॉकेट कार्य करता है। अब काम क्या करता है कि रॉकेट में ईंधन जलता है। आप देखिए रॉकेट, एक मिनट, ऐसे होता है रॉकेट, तो यहाँ पर वाले पार्ट में ईंधन जलता है और बड़ी मात्रा में आप आकाश में जब देखते हैं रॉकेट उड़ता होगा तो अपने पीछे एक निशान बनाता चलता जाता है। ऐसे अगर रॉकेट उड़ रहा है, एक मिनट, ऐसे, तो आप देखेंगे पीछे बड़ी मात्रा में एक धुआं जैसी संरचना बनाते जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ें जलती हैं और जल के जब तेजी से पीछे निकलती हैं तो ये रॉकेट को आगे धक्का देती हैं। न्यूटन का तीसरा नियम मिलकर दूसरे नियम जो संवेग संरक्षण का नियम है, ये दोनों मिलकर संवेग संरक्षण बनाते हैं और इसी सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया। यहाँ कोई क्रिया हो रही है और इसके विपरीत में तेजी से धुआं जब पीछे निकलता है, गैस पीछे निकलता है, तो रॉकेट को आगे ढकेलता है। तो ये हुआ क्रिया प्रतिक्रिया। दूसरा, इसके अंदर द्रव्यमान और वेग दोनों बन रहे हैं, तो ये कौन सा हुआ? संवेग हुआ। तो जो ये रॉकेट का सिद्धांत है ये संवेग संरक्षण पर है। हालांकि हम जो समझाना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे, अगर ध्यान से समझेंगे जरूर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी में ब्रेक लगाने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। कौन सा सिद्धांत है? सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। सोचिए। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सही है, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या है? अभी जस्ट पीछे हम लोग चर्चा किए थे। न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहना चाहिए जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अर्थात जैसे आप गाड़ी पे बैठकर ट्रेवल कर रहे हो, गाड़ी जा रही है और अचानक ही गाड़ी जब गाड़ी पे ब्रेक लगता है तो गाड़ी तो जा रही थी तो गाड़ी के साथ आप भी गतिमान थे, लेकिन गाड़ी को अचानक जैसे ही रोक दिया जाता है तो आप उस टाइम गतिमान रहते हो, इसलिए आप जड़त्व की वजह से आगे की तरफ झुक जाते हो। यही कहा जा रहा है कि ब्रेक लगाने पर व्यक्ति आगे जो झुक जाता है, कौन सा सिद्धांत है? तो न्यूटन का पहला नियम है, याद रखिएगा, दूसरा तीसरा नहीं है। दूसरा नियम क्या है? अभी जस्ट पीछे चर्चा किए थे, संवेग का नियम है। तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो यहाँ आंसर बी सही है, ये दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है शरीर का वजन, ऑप्शन ए है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। सोचिए। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सही है, पृथ्वी का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आप पढ़े होंगे कि शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आप पढ़े होंगे भार W बराबर यम गुणे जी, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अर्थात किसी वस्तु में जो भार होगा वो उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। अब ये जो जी है, इसमें जो द्रव्यमान के साथ जो त्वरण जी लगा है, ये जी का मान समतल क्षेत्र में 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है और ध्रुवीय क्षेत्र में 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आप ही सोचिए, अगर किसी का भार निकालेंगे तो द्रव्यमान तो उसमें निश्चित होगा, मान लो 10 है। अगर पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ जी का मान 10 लगेगा तो उसका भार 100 kg हो जाएगा। लेकिन अगर समतल क्षेत्र में रहेंगे तो उसका द्रव्यमान तो 10 ही है और 9.8 से गुणा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। इसका मतलब 2 kg भार कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि शरीर का जो वजन होता है वो पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान नहीं हो सकता, गलत है। ध्रुवों पर अधिकतम होगा क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। सिंपल सा आप केवल इतना समझिएगा कि जो पृथ्वी पर जो भार है, जो किसी भी वस्तु का भार है, वो डिपेंड करता है जी के मान पर। जी का मान जहां पर अधिक होगा उस वस्तु का भार वहां अधिक हो जाएगा। तो पृथ्वी पर जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम होता है, इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में व्यक्ति का भार कम होगा या फिर वस्तु का भार कम होगा और ध्रुवों पर अधिक होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, जो कि दिया है ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ऑप्शन सी दिया है विषुवत पर अधिक होगा, ये गलत है क्योंकि विषुवत रेखा पे जी का मान 9.8 होता है। आप फिजिक्स में कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बी आंसर था, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक बीकर के पानी में बर्फ तैर रहा है।
बर्फ के पिघलने पर पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, ये एक बीकर है, इसमें पूरा पानी भरा है। अब इसमें एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये बर्फ का टुकड़ा जो इसमें तैर रहा है अगर पिघल जाएगा तो क्या होगा। पानी का तल बढ़ जाएगा, तल सॉरी कल लिख दे गया, तल है, कल घट जाएगा, पानी का तल घट जाएगा। सी उतना ही रहेगा। डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। सोचिए, चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सही है, बर्फ के पिघलने पर पानी के तल पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ऑप्शन सी सही है, उतना ही रहेगा। अब इसको आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए बीकर है, आप जैसे ही इसमें बर्फ का टुकड़ा डालेंगे, आप जैसे इसमें बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा तो जितना ये अंदर जाएगा उतने अपने भार के बराबर ये जल को पहले से ही हटा देगा। अब वो चाहे पिघले चाहे ठोस के रूप में पड़ा रहे, उतना अपने बराबर का जितना इसको जगह लेना था उतना जल पहले से हटा चुका है। अतः अगर ये पिघल भी जाएगा तब भी जल का तल नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि जितना बढ़ना था उसके अंदर आते ही बढ़ चुका था। अतः बर्फ के पिघल जाने पर भी जल के तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। यहाँ तक हमें आशा है कि आपने अच्छे से पूरी ईमानदारी से टेस्ट दिया होगा और आपके नंबर अच्छे आए होंगे। अगली बार हम लोग इसके आगे से 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट और लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो भी नंबर रहा हो उससे ज़्यादा इम्प्रूव हो क्वेश्चन, उससे भी ज़्यादा आपका नंबर इम्प्रूव हो और ये ख़त्म होते होते इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए कि आप जब भी किसी पेपर में बैठें तो साइंस के क्षेत्र से अच्छे नंबर लाएं। इसी के साथ इस वीडियो को हम रोकते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए।